यूएई की सफल यात्रा संपन्न करके पीएम मोदी कतर के लिए हुए रवाना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी में भव्य और दिव्य स्वामीनारायण संस्था बीएपीएस मंदिर का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, यह मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का बनेगा प्रतीक। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जताया आभार। कहा, यूएई की धरती ने लिखा मानवीय इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय। कहा, मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि मानवता की साझी विरासत के साझा मूल्य का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किया संबोधित। कहा, विश्व को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और ग्रीन सरकार की जरूरत। विकासशील देशों की चिंताओं और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को सामने लाने पर दिया जोर। गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक में रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। आम लोगों को करना पड़ा है खासा परेशानी का सामना। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा को लेकर प्रदर्शन जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। और चीन को हराकर एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास। 6 साल बाद पहुंची क्वार्टर फाइनल में। किसी टीम इवेंट में भारत ने पहली बार चीन को दी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा को संपन्न करके कतर रवाना हो गए हैं। अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी कतर के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पश्चिम एशिया में आकार के हिसाब से बने सबसे बड़े मंदिर को करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा में हिस्सा भी लिया। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृत काल का समय है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 14 फरवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में अमिट हो गई। ये ऐतिहासिक तारीख वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बने नवनिर्मित स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। भारत के लिए गौरवमयी क्षण, सनातन के लिए प्रफुल्लित होने वाले पल। मंदिर का निर्माण बीएपीएस द्वारा कराया गया है।
सुखद संयोग यह रहा कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी और साल 2024 में लोकार्पण भी उन्होंने ही किया। ये मंदिर भारत और यूएई के बीच समृद्ध संबंधों की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रधानमंत्री ने अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमा के मंगलाचरण के बाद आरती पूजन किया। ये आरती बीएपीएस के 1500 मंदिरों में एक साथ की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राधा कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, जगन्नाथ, भगवान श्रीनिवास, प्रमुख स्वामी जी महाराज, अयप्पा स्वामी और प्रभु श्री राम, भगवान आशुतोष को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बुद्धि, विवेक और सौहार्द संपन्नता का प्रतीक बनेगा। मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। मंदिर में 402 स्तंभ हैं और 7 शिखर हैं। पूरा परिसर 27 एकड़ में बना है। मंदिर 108 फुट ऊंचा है, 260 फुट चौड़ा। यह मंदिर प्रेम, अध्यात्म, अहिंसा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के संदेश को समृद्धि देगा। मंदिर की बाहरी दीवारों पर वैदिक काल और पौराणिक काल की कथाओं को उकेरा गया है। सभी दिव्य हों, सब में दिव्यता विद्यमान हो, इसी उद्देश्य से आई ऑफ डिविनिटी भी मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। मंदिर में गंगा यमुना के पवित्र जल को भी स्थापित किया गया है। वहीं अंतः सलिला सरस्वती की धारा की प्रतिकृति भी उकेरी गई है। मंदिर निर्माण के खुशी में प्रधानमंत्री ने अल नाहयान के लिए स्टैंडिंग ओवेशन समर्पित किया। वहीं यूएई सहिष्णुता मंदिर शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। We recall your stirring words when you describe the philosophy of your government, together with all, progress for all. We also express our great confidence that your visit and your presence here this evening bode well for a future of mutual understanding, cooperation, peaceful pursuit and joint ventures between our two countries. मंदिर परिसर में एक दीवार ऐसी भी है जो एकता का प्रतीक है। ये दीवार बंधुत्व और समभाव का शाश्वत संदेश देगी। प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व बंधुत्व वाले संदेश वसुधैव कुटुंबकम को स्वयं अपने हाथों से अंकित किया। शांति का, सहयोग का, समभाव का, कल्याण का भारतीय सनातन संदेश ये नवनिर्मित मंदिर दुनिया को देता रहेगा। हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में
हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सिर्फ उपासना का स्थल नहीं है, बल्कि मानवता की साझी विरासत के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य परंपरा संस्कृति से सीखकर विश्व शांति और कल्याण के लिए काम करते रहना है। अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्तव्य दिया। दुबई में आयोजित इस सम्मेलन में विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया। ये सम्मेलन सरकारी प्रक्रिया और नीतियों से जुड़े संवाद का प्रमुख वैश्विक मंच है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज की परिस्थितियों में दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी और पारदर्शी हों। पीएम ने पर्यावरण सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीरता को जरूरी बताया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की थीम रही शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। दुबई में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के सामने खाद्य सुरक्षा, जल का संकट है तो आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि बीती सदी से चली आ रही इन सभी चुनौतियों ने व्यापक रूप ले लिया है। ऐसे में सरकारों को अगर प्रासंगिकता बचाए रखनी है तो उन्हें पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और समावेशी मॉडल रखना ही होगा। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया को साथ मिलकर काम करना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इसे मजबूती दी। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ के देशों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने पर भी जोर दिया। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी। भविष्य में तकनीक व जन भागीदारी के प्रयासों को बढ़ावा देने और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की राह पर चलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत में बीते 10 साल के दौरान हर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ा है। कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने भारत के स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल सफलताओं का उदाहरण देकर दुनिया से इसे अपनाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि कैसे योजनाओं के 100% क्रियान्वयन से भारत में 25 करोड़ लोग बीते 10 साल के दौरान गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जब सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है, तब भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 23 साल से वे सरकार के प्रमुख के तौर पर गुजरात और अब केंद्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनकी कोशिश है कि आम लोगों के जीवन में सरकार का दखल कम से कम हो। दिव्येंदु मंडल और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने जबल अली में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। भारत मार्ट भारतीय व्यवसायों के लिए एक हाइब्रिड मार्केट प्लेस है। जबल अली बंदरगाह के भौगोलिक महत्व और रसद की मदद से भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच और आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना से मुलाकात की। दुबई में हुई इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और उन्हें आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम ने मेडागास्कर की विकास यात्रा में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। पीएम मोदी और यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत की। यूएई के उपराष्ट्रपति ने दुबई में भारतीय श्रमिकों का अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने इसके लिए उनका आभार जताया। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सिंघू बॉर्डर पर आज दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन व्यस्त रहा। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों का बुरा हाल है। किसानों के साथ गुरुवार को सरकार की एक और दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक जाम, लोग परेशान, पेट्रोल पंप्स का धंधा बंद, व्यापार प्रभावित, स्थानीय लोग मुश्किल में। मुसीबतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। किसान आंदोलन का आम जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आम आदमी से लेकर व्यापारी, मजदूर सभी परेशान हैं, क्योंकि आंदोलन के कारण उनकी आजीविका ही खतरे में आ गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों का कहना है कि आंदोलन से आम जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर आदमी जो है इससे बिल्कुल परेशान है, चाहे वो अपना विद्यार्थी है, चाहे कोई बैंकर है या सीनियर सिटीजन है, कोई भी, हर आदमी परेशान है इससे। किसानों को शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहिए। बैंकिंग का, पोस्ट ऑफिस का, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा असर हो रहा है। रास्ते बंद होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मरीज कहीं पर जा रहा होता है, उसे कितनी परेशानी होती है। नाकेबंदी की वजह से मतलब सारा बंद पड़ा और बहुत नुकसान हो रहा है रोज की डेली का। मतलब हमारा मेरा यहाँ टायर पंचर का दुकान है सामने इसी पेट्रोल पंप पे। पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 13 महीना पूरा पंप ही बंद रहा, हम लोग का सारा सिस्टम बंद रहा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस बार भी इसी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। सामान आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से फैक्ट्री में लेबर खाली बैठानी पड़ रही है हम लोगों को। माल आएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा, तो हम लोग घर जाने के लिए सोच रहे हैं। मेरा यहाँ होटल है जन्नत के नाम से। पिछली साल जब ये किसान आए मेरे को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और अब भी मेरे को ये टेंशन हो रही है कि वो पिछली तो कवरेज हुई नहीं, आगे फिर शुरू हो गया। जिस रास्ते पे चलने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है, उस रास्ते में आधा घंटा पौना घंटा साधारण है।
तो समस्या तो जनता को ही है। जो आदमी आधे घंटे में अपनी ड्यूटी पहुंचता था वो बेचारा 2 घंटे में पहुंच रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों का ध्यान रखने की बात कही और कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित न हो। सारे किसान संगठनों से जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का किसानों से वादा कर रही कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि 2010 में केंद्र में यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें ठुकरा दी थी। आयोग ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% से ज्यादा रखने की सिफारिश की थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों पर संवेदनशील है और किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। काफी पथराव हो रहा है और हमारे एक डीएसपी को लगी है, 25 पुलिस कर्मचारियों को लगी है। सरकार अपनी पूरी दृष्टि संवेदना के साथ, हमारे 2 मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने के। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसानों और कृषि को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया है और उनके कल्याण के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। कृषि बजट में पिछले 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। कृषि आधारित बुनियादी सेवा के लिए निवेश में बढ़ोतरी हुई है। किसानों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई है। नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता बढ़ी है। यूरिया सीधे किसानों के पास पहुंचता है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि आवंटित की गई है। किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा फसल नुकसान कवर का दायरा बढ़ाया गया है। ई नाम पर देश भर में 1,398 मंडियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसके माध्यम से देश भर के करोड़ों किसान अपनी फसल मनपसंद मंडियों में बेचने लगे हैं। आजादी के बाद पहली बार 50% रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित करते हुए 22 फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। नमो ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन की खरीदारी पर किसानों को 80% राहत मिली है। महिलाओं की स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी बढ़ी है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा को लेकर राज्य में जमकर हंगामा हो रहा है। संदेशखाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। गौरतलब है कि संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप लगाए हुए हैं और वो काफी समय से आंदोलन पर बैठी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कोसों दूर स्थित उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर स्थानीय महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। इसी बीच संदेशखाली हिंसा के खिलाफ बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें प्रदेश पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए हैं। इसके बाद सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा था कि राज्य सरकार और पुलिस डरी हुई है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संदेशखाली की घटना लोगों के सामने न आ पाए। देखिए, ममता बनर्जी और पुलिस डर रही है कि संदेशखाली की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए, इसके लिए हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है और इसके लिए बार बार 144 इम्पोज किया जा रहा है। जब कोर्ट ने 144 को निरस्त कर दिया,
उसके बाद फिर देर रात में शायद लगभग 12 बज गए थे होंगे, 12 बजे के बाद 19 स्पॉट को मेंशन करके 144 फिर से लगा दिया गया। उधर संदेश खाली की घटना को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर सच सामने लाने का दबाव बना रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महिलाओं के साथ हुए अन्याय पर ममता बनर्जी का चुप्पी साधना गंभीर चिंता का विषय है। उधर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी इस मामले पर कहा कि टीएमसी सरकार के अत्याचार के खिलाफ भाजपा संदेश खाली के लोगों के साथ खड़ी है। महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था। उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हो और आप चुप है। संदेश खाली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है, लोग जिस प्रकार हाहाकार कर रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए, खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। राज्य सरकार नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई नेता, कोई मंत्री वहां तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो अत्याचार कर रहे हैं उनके पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय सुकांत मजूमदार, ये सारे लोग इस आंदोलन में जोरदार लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। विधायक दल वहां जाने के लिए गए, उनको रोका गया और उनके ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज हो रही है। संदेश खाली के लोगों, खासकर महिलाओं के मुताबिक टीएमसी नेता शेख शाहजहां और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यहां लंबे समय से अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी जमीनें भी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। विरोध करने वालों पर हमले किए जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो, उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। गौरतलब है कि गत 5 जनवरी को ईडी ने राशन भ्रष्टाचार के मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें वो फरार हो गया था। वहीं धीरे धीरे उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी और यह विरोध गुस्से की आग में तब्दील हो गया। महिलाओं के साथ स्थानीय लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगी शिबू हाजरा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अब भाजपा भी उनका साथ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपोलो अस्पताल में बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात की। बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के अपोलो अस्पताल के न्यूरो वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में बुधवार को दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर में दर्शन उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। हमारे देश की आदिवासी की बहनें परिश्रम और प्रगति के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बातचीत करते हुए वहां की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान राजस्थान में आदिवासी समाज के कामों का भी जिक्र किया। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये इंद्रधनुषी संस्कृति की भूमि है। पधारो मेरो देश की अतिथि संस्कार की भावना यहाँ की पहचान है। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास
हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों बसंत दास और कामाख्या डे पुरकायस्थ ने असम सरकार को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के 2 विधायक शशिकांत दास और सिद्दीकी अहमद बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी विपक्षी विधायक सरकार को अपना समर्थन देंगे। असम एक ऐसा राज्य बनेगा जहां सभी विधायक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। Assam will become a state where all MLAs will support state government and central government. I will not say politically, but now people are very happy with the kind of works Prime Minister Modi is doing in Assam. State government is also trying to complement it. It's a double engine government. And I am sure that there should, on mind there is no opposition in Assam. On heart there is no opposition in Assam. But because of certain compulsion they are in opposition. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वशिष्ठ के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद और समिति के सदस्य एनके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप और श्री संजय कोठारी ने देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और बातचीत की। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एनके सिंह और IMF के सिस्टमिक डिवीजन इश्यूज की प्रमुख डॉक्टर प्राची मिश्रा द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल्स शीर्षक से लिखित एक पेपर HLC को प्रस्तुत किया। HLC ने पेपर पर व्यापक चर्चा करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी पार्टी के विचार पेश किए। राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ अपने परामर्श को जारी रखते हुए समिति ने गुजरात के राज्य चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद से मुलाकात की। संजय प्रसाद ने राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए आवश्यक विभिन्न तार्किक और विधायी आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुए हिंसा की जांच शासन के निर्देश पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी गई है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा शुरू कर दी गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया, इस संबंध में प्रेस नोट और मेल ID और फ़ोन नंबर भी जारी किया जा रहा है ताकि इस घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनको साक्ष्य पेश कर सके। वहीं इस घटना से जुड़े तमाम अधिकारियों और घटना के दौरान मौजूद लोगों के बयान भी लिए जाएंगे। वो खुद घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और घटना के हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। DND कालिंदी कुंज से वाया हरिनगर होते हुए 6 लेन हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 60 किलोमीटर के इस हाईवे को मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 6 लेन के इस हाईवे का 72% कार्य पूरा किया जा चुका है। 3 चरणों में बनने वाला यह एक्सप्रेसवे कुंडली, मेरठ, मानेसर, पलवल, दिल्ली, आगरा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हाईवे से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके चरण 1 और चरण 2 का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह हाईवे दक्षिणी दिल्ली को जाम मुक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये डीएनडी फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास से केएमपी होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 7,000 करोड़ की लागत से ये 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। तो पहला पैकेज 1 जो है वो डीएनडी महारानी बाग से जयपुर पुस्ता रोड तक 9 किलोमीटर, इसका 72% काम पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2024 में बाकी का काम पूरा हो जाएगा। डीएनडी महारानी बाग से आगरा कैनाल तक 6.8 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड है। ओखला पक्षी उद्यान को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए 65,000 करोड़ की लागत से कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 से 2024 तक लगभग 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं और आने वाले वर्षों में भी कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिल्ली को प्रदूषण और जाम मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे विभाग में 2 लेवल पर काम किया। पहला काम ये हुआ है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम लिए हैं और अभी 5,000 करोड़ के और काम लगभग मंजूर हुए हैं। इसमें से 65,000 करोड़ में अलावा दिल्ली के लिए सेंट्रल रोड फंड्स है और 1,200 करोड़ रुपए हमारे पास है जो हम इस काम के लिए देने वाले हैं। इसमें 2014 से 2024 तक 30,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ के काम पूरे किए जाएंगे। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ली। उमर खालिद की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि बदली परिस्थितियों के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले रहे हैं। निचली अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है और उसकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन रवाना हो गई है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पहले 7 फरवरी को पहली ट्रेन दुर्ग से गई थी। इस आस्था ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लगभग 1,300 राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए रवाना हुए हैं। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से राम भक्तों के लिए दूसरा ट्रेन रवाना हुआ है और आज के विषय में मैं बता दूं कि 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1,344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर और आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान कर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया। पेश है मोहन यादव से खास बातचीत। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी मौजूद हैं। आगामी कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव है, कितने आश्वस्त हैं इस बार आप? जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने दोनों टेन्योर में काम किया है, पहली बार में भारत उनका अपना सशक्त भारत बनने की दिशा में बढ़ा था, दूसरे में आत्मनिर्भर भारत बना है और अब दुनिया में भारत विकासशील देश के नाते से जाना जाए, इस दिशा के संकल्प के लिए हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के साथ और मध्य प्रदेश की तो 29 की 29 लोकसभा सीट एक तरह से हम अपनी तरफ से माननीय मोदी जी को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि प्रचंड बहुमत से सरकार अगर बनी तो मोदी जी के आने से, मोदी जी के आग्रह से, मोदी जी के काम की प्रशंसा से हमारी सरकार बनी थी। तो निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में मोदी जी की सरकार को भी सशक्त बनाने के लिए लगी हुई है और निश्चित रूप से मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भगवान राम का मामला हो या
धारा 370 का हो, कौन सा काम है जो कठिन काम थे जो आज़ादी के बाद से किए जाने थे, किसने करे हैं? अगर करे हैं तो केवल 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने किए, और जनता जानती, जनता भूलती नहीं। और जिनने इसमें रोड़े अटकाए, दुर्भाग्य देखो, कांग्रेस तो भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश का भी विरोध करती है, निमंत्रण ठुकराती है, उनको जनता की जनभावना से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और जनता इसका हिसाब चुकता करेगी आने वाले चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि 29 लोकसभा में से 29 लोकसभा ये जीतेंगे। कैमरामैन प्रद्युम्न दुबे के साथ श्रेयस द्विवेदी, दूरदर्शन न्यूज़, भोपाल। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्रदर्शन की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में एक स्व-रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मोदी फॉर बेंगलुरु शहर के विकास का विजन होगा। अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन व्यवस्था में सुधार के मामले में बेंगलुरु को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के लिए उप शहरी नेटवर्क के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बदलने के कारण कई परियोजनाओं में देरी हुई। कर्नाटक में पहले एक डबल इंजन सरकार 2025 तक उप शहरी रेलवे परियोजना को पूरा करने की समय सीमा को पूरा करने के लिए ट्रैक पर चल रही थी। हालांकि अब नई कांग्रेस सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राज्य को बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सबसे अधिक परियोजनाएं मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया, जिससे युवा उद्यमी नौकरी प्रदाता के रूप में उभर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु दक्षिण को विकसित करने के लिए सांसद निधि से आवंटित 18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड में बने नए एयरपोर्ट के बारे में कहा कि नया एयरपोर्ट 42,000 स्क्वायर मीटर का बना है, जो पुराने एयरपोर्ट से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। पहले चरण में 14,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट, 28,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट हमने स्थापित किया था। अब द्वितीय चरण में हम 14,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट स्थापित कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये 42,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट आज देहरादून में स्थापित हो चुका है। 500 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर पुराने एयरपोर्ट से 10 गुना बड़ा आज हो चुका है। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई। 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे और वित्त आयोग के अन्य अधिकारियों ने अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्यादेश और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए अपने संदर्भ शर्तों पर चर्चा की। 16वें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता को स्वीकार किया। आयोग ने माना कि वो विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्य करेगा और इसे उन सभी विशेषज्ञताओं को शामिल करने की आवश्यकता होगी जिन्हें वो जुटा सकता है। इनमें प्रमुख अनुसंधान संगठन, अग्रणी थिंक टैंक और राजकोषीय संघीय संबंधों के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठन शामिल होंगे। 16वें वित्त आयोग ने नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी भी दी। 16वां वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराएगा, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अधिनिर्णय शामिल होंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में रोजाना पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी मेले में श्री कृष्ण और क्रांतदर्शी महात्मा बसवेश्वर की 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। महिला लेखकों की पुस्तकें भी यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। थीम यानी बहुभाषी भारत पर आधारित पुस्तकों से प्रकाशक भी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में इस विश्व पुस्तक मेले का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक मेले और इन पुस्तकों के बारे में? मुझे लगता है कि आज ये पुस्तक मेला इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारत मंडपों में हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा युवा उठाएं। और जो 2 किताबों का यहाँ विमोचन आज मेरे हाथ से हुआ है, महात्मा बसवेश्वर जी पे और भगवान श्री कृष्ण के गुड गवर्नेंस कहो या
गुड मैनेजमेंट में कहो, तो मुझे लगता है कि हर महापुरुष के बारे में इस प्रकार के अलग अलग एंगल्स अपने सामने आना, ये युवाओं की बुद्धि को चालना देने वाली बात है। मेले में जहां डीडी न्यूज की संगीता अग्रवाल की मीडिया में महिलाओं की भूमिका और कृषि में महिलाओं की भूमिका आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं डॉक्टर पूजा कौशिक की किलकारी भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत रखी गई है। किस तरह से प्रकाशक देख रहे हैं इस थीम को? सर, किस तरह से देखा जा रहा है? सर, ये जब बहुभाषी थीम जब मैं देखा तो मुझे लगा कि मेरा सर्वभाषा ट्रस्ट सार्थक हो गया है नाम रखना, क्योंकि इसी थीम पर हम लोग भी काम करते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यही, हमने सोचा कि भाषा तोड़ने का नाम नहीं है, भाषा का उद्देश्य जोड़ना है। और जब भाषा का उद्देश्य जोड़ना है तो किसी भी भाषा में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सर, मुझे बताते हुए यह गर्व की अनुभूति हो रही है कि अभी तक हमने 34 भाषाओं में काम किया जो बहुभाषी थीम को सार्थक करता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, एक हमारे यहाँ से भोजपुरी हिंदी शब्दकोश आया। यह जो राइटर हैं, ये 14 साल की तपस्या का परिणाम है उनका। तो यहीं पर हमारे पास ये देखें, ये राजस्थानी गिद्धौर पहाड़ी के आसपास जो बोली जाती है गिद्धौरिया, यह गिद्धौरिया की पहली पुस्तक है गिद्धौरिया भाषा में। चाहे वह छत्तीसगढ़ की बात हो या हमारे पास तमिल, तेलुगु और ये शीन आप देखेंगे, शीन, या ये गुजराती है, शीन है, ये कश्मीरी है। तो यह मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मोहन पांडे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं हालांकि इनका जो जितना भी प्रकाशन है वो कोविड काल के बाद आरंभ हुआ है। करीब 800 से ज़्यादा इनके शीर्षक हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तकें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में पहुंचने वाले पुस्तक प्रेमी प्रधानमंत्री की पुस्तकें खोज रहे हैं। कैसी हैं ये पुस्तकें, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। वैसे तो हर बार पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और उन पर लिखी हुई पुस्तकें आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं, और इस बार भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पीएम की पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार क्या खास पुस्तकें आई हैं और कौन कौन सी हैं नई पुस्तकें, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे लिए आइकन हैं, नायक हैं। वो जिस क्षेत्र में भी जो उनका चिंतन है वो हम लोगों के लिए एक नया पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हमने इस वर्ष उनकी संविधान विषयक जो उनके उद्बोधन है उसका संकलन प्रकाशित किया है, नए भारत का सामवेद। तो क्योंकि उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर वो संविधान का कैसे संरक्षण कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस की घोषणा की। तो नए भारत का सामवेद में उनके संविधान विषयक भाषणों का संकलन किया है। ऐसे एक दूसरी पुस्तक उन्हें प्रकाशित की है, उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब देख रहे हैं कितनी भव्यता के साथ G20 का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया, और वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है कि जब विश्व के सबसे बड़ी शक्तियाँ राजघाट पर खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम कर रही थी। तो ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की एक सफलता है कि उन्होंने इस प्रकार का अवसर भारत में उपस्थित किया। तो उनके जितने विदेशों में दिए भाषण हैं उन पर केंद्रित पुस्तक है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंदर उनकी वैदेशिक नीति दिखती है, कूटनीति दिखती है, जिसका सुपरिणाम हम देख रहे हैं। कतर में जिस प्रकार से 9 भारतीयों को रिहा किया गया जिनके ऊपर फांसी की तलवार लटकी हुई थी, तो इसके लिए नरेंद्र भाई, उनका कर्तृत्व, उनकी नीतियाँ, एक व्यापक संपर्क जो उन्होंने पूरे विश्व में बनाया है, भारत का मान बढ़ाया है, तो इन पुस्तकों से परिलक्षित होता है। कितनी खुशी होती है जब आप प्रधानमंत्री की पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं? ये हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है, जागरूकता है, वो जानना चाहते हैं उनका DNA क्या है, कहाँ से उनको इतनी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है कि वो अहर्निश राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ कर पाना एक गिलहरी प्रयास है हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भी ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले चले आइए, जहां आपको उनके बारे में बहुत सी पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट गुरुवार से राजकोट में शुरू होने जा रहा है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरा टेस्ट भारत के नाम रहा था। 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।
भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार से राजकोट में शुरू होगा। हैदराबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में खेला गया दूसरा टेस्ट जीता था। दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 321 रन बनाए थे, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए थे। फिलहाल 5 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या मध्य क्रम का खराब प्रदर्शन है। कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस मैच में भारतीय टीम लोकेश राहुल के बिना उतरेगी, वहीं विराट कोहली पूरी सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में हो सकता है कि सरफराज खान को पदार्पण का मौका मिल जाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी भारतीय मध्यक्रम के अनुभव की कमी का पूरा फायदा उठाया है। राजकोट की पिच पर लोकल हीरो रविंद्र जडेजा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पहले की तरह भारत के स्पिनर्स इंग्लैंड के खिलाफ उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत के तेज गेंदबाज ही भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुमराह ने पहले 2 टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। आर अश्विन के खाते में 499 विकेट हैं और इस मैच में वे 500 विकेट के क्लब में शामिल हो सकते हैं। तीसरे टेस्ट के लिए चुनी गई टीम में इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के स्थान पर मार्क वुड को शामिल किया है। वुड और एंडरसन की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। दूसरे टेस्ट के बाद मिले 10 दिन के ब्रेक के बाद दोनों टीमें नए जोश के साथ मैदान पर उतरेंगी। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीरीज में अहम बढ़त हासिल हो जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। मलेशिया में चल रही एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला टीम ने उलटफेर करते हुए चीन को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 6 साल बाद इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं ये पहला मौका है जब भारत ने किसी टीम इवेंट में चीन को हराया है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन अनमोल खरब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मैच जीते। वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी अपना मैच जीतने में कामयाबी पाई। क्वार्टर फाइनल मैच 16 फरवरी को खेले जाएंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने हांगकांग को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वो ग्रुप ए में शीर्ष 2 में रहेंगे। ग्रुप विनर्स का फैसला गुरुवार को भारत और चीन के बीच होने वाले मैच से होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी भारत ने की थी और 44वें ओलंपियाड से शतरंज में रिले मशाल की शुरुआत हुई थी। बुधवार को इस कड़ी में 45वें शतरंज ओलंपियाड हैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन हुआ, जहां इस रिले मशाल को फिडे अध्यक्ष आर्काडी डार्कोविच को सौंपा गया। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। शतरंज की दुनिया को देश से न केवल विश्वनाथन आनंद जैसा ग्रैंड मास्टर मिला है, बल्कि इस खेल को एक नया आयाम भी दिया है। 44वें शतरंज ओलंपियाड से मशाल रिले की शुरुआत देश से हुई और अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली में 45वें शतरंज ओलंपियाड हैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन हुआ, जहां शतरंज की इस ओलंपियाड मशाल को फीडे अध्यक्ष आर्काडी डार्कोविच को सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस खेल को देश से मिले समर्थन और विश्व स्तर पर इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में भारत के योगदान को सामने रखा। शतरंज की शुरुआत यहीं से हुई थी। चेस ओलंपियाड की शुरुआत भी अब देखा जाए तो टॉर्च हैंड ऑफ सेरेमनी से भारत से ही होगी। ये पल तब आया जब भारत ने 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। पहली बार चेस की हिस्ट्री में कभी टॉर्च रिले हुआ और वो भारत के हर शहर से गया। मैं कहना चाहता हूँ ये एक अपने आप में एक नई शुरुआत है, जहाँ भारत से टॉर्च हैंड ऑफ सेरेमनी की शुरुआत होकर दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े शहरों से होकर ये होस्ट सिटी में जाएगी और इस बार बुडापेस्ट हंगरी में जाने वाली है। वहीं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर ने कहा कि सरकार के समर्थन से देश को न केवल लगातार ग्रैंड मास्टर मिल रहे हैं, बल्कि शतरंज के खेल को भी अपनी पहचान साबित करने में सफलता हासिल हुई है। As we celebrate the historic moment, I am reminded of the progress and achievements that we have witnessed in the Indian chess over last few years, none of which would have been possible without the golden touch of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He touched chess and the chess had weird wings
and it flew. 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट करेगा। पिछली बार भारत का प्रदर्शन शतरंज ओलंपियाड में शानदार रहा था और टीम अब उसी प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेगी। हालांकि इससे पहले कैंडिडेट चैंपियनशिप है, जहां नजरें एक बार फिर भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ियों पर होंगी। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच मशाल रिले को सौंपने का दृश्य इस नई प्रथा के जनक के तौर पर देश को सामने रख रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस खेल में देश ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि शतरंज के खेल को भी एक नया अक्स दिया है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की सफल यात्रा संपन्न करके कतर पहुंच गए हैं। दोहा में हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी सफल यात्रा को खत्म कर कतर पहुंच गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कतर यात्रा है। प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से वहां पर मुलाकात करेंगे और जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले कतर में बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत को मिली थी, उसमें प्रधानमंत्री की जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके साथ जो उनके अपने निजी रिश्ते हैं उसका काफ़ी फ़ायदा मिला था। जो वहाँ पर पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई है कतर से, उसमें, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कतर पहुँच गए हैं। यूएई की अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और ये यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कतर की। प्रधानमंत्री कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी वहाँ पर प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कतर पहुँच गए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यूएई की यात्रा काफ़ी सफल रही प्रधानमंत्री की और अब कतर प्रधानमंत्री पहुँच गए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हैं कतर के? देखिए, प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कतर की टॉप लीडरशिप है उनके साथ में एंगेज करेंगे और इस बात को हम जानते हैं कि अपनी यूएई की जो लेग की विजिट थी उसे पूरा करके प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कतर पहुंच चुके हैं और अब सीधे ही यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कतर की जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ पर जो कार्यक्रम है डिनर का, वहाँ पर जा रहे हैं और सीधे एक तरह से एक इनफॉर्मल एंगेजमेंट वहाँ पर रहेगी। कल का दिन काफी अहम रहने जा रहा है बिकॉज एक तरह से सेरेमोनियल वेलकम होगा, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और जाहिर सी बात है कि हर एक तरह से दोनों पक्ष बातचीत करेंगे कि कैसे जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध हैं उसको और गति दी जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कतर की जो टॉप लीडरशिप है कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने एंगेज किया है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की कतर की सेकेंड विजिट है। अपने जो पहले टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे वो कतर की विजिट पर आए थे और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हैविंग बायलैटरल टॉक्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से यहाँ पर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनके साथ भी उन्होंने एंगेज किया था, जो इंडियन कम्युनिटी उनके साथ भी उनका एंगेजमेंट रहा था। तो और जाहिर सी बात है जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ भी एंगेजमेंट रहा था। तो काफी सफल दौरा रहा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पहले टेन्योर के अंदर यहाँ पर आए थे। अब इंटरेस्टिंगली जो एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो एनर्जी के लिहाज से कतर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से पार्टनर है। जब तक एलएनजी रिक्वायरमेंट की बात आती है तो कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस दिशा के अंदर जब प्राइम नरेंद्र मोदी यहाँ कतर में है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर साफ फोकस रहेगा। और मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप है उस पर एक तरह से चर्चा की जाएगी कि कैसे उसको गति दी जा सके और नई ऊंचाई पर लेकर के जाया जा सके। अरुण, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा को, चाहे हम यूएई की बात करें या अब हम कतर में देख रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, पश्चिम एशिया में भारत के जो लगातार मजबूत होते हुए संबंध हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गल्फ कंट्रीज प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस भी इस बात पर रहता है कि कैसे जो वाया डायस्पोरा के माध्यम से बेहतरी के साथ कनेक्ट किया जा सके। आज हमने जो यूएई में देखा, जाहिर सी बात है काफी हिस्टोरिक था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत क्लियर फोकस रहता है
कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। अभी हाल ही में हम जानते हैं इस बात को, चंद्रशेखर के जो 8 हमारे जो ऑफिसर्स थे जो कतर में जिनको बंदी बना लिया गया था, जो एलिगेशन थे उनके ऊपर, उनको रिहा किया गया। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक तरह से आप कह सकते हैं पर्सनल केमिस्ट्री है इन लीडरशिप के साथ में, कपिल लीडरशिप के साथ में, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि पल पल की तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार बातचीत कर रहे थे, और उनके टॉप लेवल के जो एक तरह से इंटरवेंशन होते हैं, इसी की वजह से हमने देखा कि जो हमारे जो 8 जो ऑफिसर्स थे वो वापस सफलतापूर्वक अपने घर को लौटे। तो ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक प्रेसिडेंट लीडरशिप है, जो एक बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं वो लीडर्स के साथ में। और आप देखिए कि केवल गल्फ कंट्रीज की बात नहीं की, जब दुनिया भर के नेताओं की बात कीजिए, बहुत के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी और एक तरह से उनका वर्चस्व एक तरह से बढ़ता जा रहा है। जी अरुण, शुक्रिया अरुण आपका बहुत बहुत। तो प्रधानमंत्री अपनी यूएई की यात्रा खत्म करने के बाद कतर पहुंच गए हैं, और कतर की यात्रा भी प्रधानमंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।